गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन पढ़ रहे थे प्रकाश का जो अपवर्तन होता है उससे संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में, और अपन ने 3-4 जो घटनाएं थी उन घटनाओं के बारे में जानकारी ले ली है। पहली घटना ये थी कि जब आप पेंसिल को पानी से भरे गिलास में आधी डुबोते हैं तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये अपवर्तन के कारण ही होता है। इसके अलावा पानी में गिलास में जो डूबा हुआ सिक्का है उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। इसके अलावा अपने चर्चा की थी कि सूर्योदय और सूर्यास्त के कुछ समय बाद या पहले तक जो सूर्य दिखाई देता है वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। इसके बाद भी अपन ने चर्चा की थी अपवर्तन से संबंधित कि आपके जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी अपवर्तन के कारण ही होता है। आज अपन एक और घटना के बारे में चर्चा करते हैं। ये घटना है बच्चों आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है और ये घटना क्या होती है, ये अपवर्तन से संबंधित ही घटनाएं हैं। सबसे पहले बच्चों अपन देखते हैं कि आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो अपन नोट करते हैं पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखो बच्चों, प्रकाश क्या होता है, श्वेत प्रकाश जो होता है वो श्वेत प्रकाश पुंज 7 रंगों का एक सम्मिलित समूह होता है। अर्थात श्वेत रंग का जो प्रकाश होता है उसमें 7 प्रकाश होते हैं। ये जो 7 प्रकाश होते हैं उन 7 प्रकाशों का जो वेग होता है वो अलग अलग प्रकाश का रंग का जो होता है वो अलग अलग होता है। इनकी तरंग दैर्घ्य जो होती है वो अलग अलग होती है और भिन्न भिन्न माध्यमों के अंदर इन प्रकाश के विभिन्न रंगों का जो वेग होता है वो भी अलग अलग होता है। अब होता क्या है कि जब अपन किसी प्रकाश पुंज में से किसी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो उसके अपवर्तन के बाद वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। जब प्रिज्म में से अपन श्वेत रंग के प्रकाश को गुजारते हैं तो अपवर्तन के बाद ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और प्रकाश के इस प्रकार से 7 रंगों में विभाजित होने की ये जो घटना होती है इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको नोट करते हैं अपन। तो अब इसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में बंट जाता है। तो यह 7 रंगों में बंट जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो बच्चों, जब प्रकाश है उस प्रकाश को जब अपन प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में बट जाता है और इस प्रकार से 7 रंगों में बटने की जो ये प्रक्रिया होती है इसे ही प्रकाश का क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ये 7 रंगों में बटने की प्रक्रिया अपवर्तन के कारण होती है और अपवर्तन के परिणाम स्वरूप ही ये 7 रंगों में बढ़ता है। सबसे पहले अपन देखते हैं बच्चों ये प्रिज्म होती क्या है और किस प्रकार से इसका अपवर्तन होता है। तो बच्चों अपन यहाँ एक डायग्राम बनाते हैं। ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म आपके एक 3 फलक वाला त्रिभुजाकार आकृति होती है जिसमें से यदि एक प्रकाश पुंज इधर से आ रहा है, ये जो प्रकाश पुंज आ रहा है वो आपके इस जगह पे टकरा रहा है, पृष्ठ के इस पृष्ठ से टकरा रहा है। इस प्रिज्म के इस पृष्ठ से जब ये टकराता है तो टकराने के बाद क्या होता है बच्चों, ये प्रकाश पुंज जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग कोण से विक्षेपित होता है।
ये जो अलग अलग कोण से विक्षेपित होता है, इसके आधार पर यदि हम बात करें तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये प्रकाश पुंज है वो आपके कितने रंगों में बट गया है बच्चों? ये आपके बट गया है 7 रंगों में विभाजित हो गया है। आगे इसको अभी विभाजन होगा। ये जो आपके श्वेत प्रकाश है वो श्वेत प्रकाश यहाँ पे आपतित हो रहा है, और ये यहाँ से आने के बाद क्या हो रहा है इसका, देखो बच्चों ये जो प्रकाश है ये है आपके श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश है, यह है आपके प्रिज्म। इस प्रिज्म में से आपके ये श्वेत प्रकाश क्या हो रहा है, गुजर रहा है। श्वेत प्रकाश गुजरने के बाद ये 7 रंगों में बट गया है। ये जो 7 रंग होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। इनके क्रम की यदि हम बात करें तो ये नीचे से ऊपर की तरफ यदि मैं इसका क्रम नोट करूं, नीचे से ऊपर का, तो मैं यहाँ नोट कर देता हूँ। इनका नीचे से ऊपर की तरफ का जो क्रम है उसको मैं नोट कर देता हूँ। सबसे नीचे की तरफ जो प्रकाश होगा वो होगा आपके, पहले मैं 7 रंग लिख देता हूँ। इनसे नीचे से ऊपर का क्रम होगा, उसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है, वो है बच्चों आपके V I B G देखो वॉयलेंट, V का मतलब है वॉयलेंट, I का मतलब है इंडिगो, B का मतलब है ब्लू, G का मतलब है ग्रीन, Y का मतलब है येलो, O का मतलब है ऑरेंज, और R का मतलब है रेड। हिंदी में लिखे हैं तो बच्चों ये है आपके लाल, यह आपके नारंगी है, ये है आपके पीला, ये है आपके हरा, ये है नीला, ये है आपके बच्चों जामुनी, और ये है बैंगनी। अर्थात बच्चों ये जो 7 रंग आपको दिखेंगे, यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो 7 रंग का होगा। और इसकी यदि हम बात करें तो नीचे की तरफ जो कलर होगा, श्वेत प्रकाश को प्रिज्म में से गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में बढ़ जाएगा। 7 रंग की ये जो पट्टी आपको दिखेगी, इस पट्टी में नीचे से यदि हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो सबसे नीचे वाली पट्टी बैंगनी रंग की होगी, फिर जामुनी रंग का कलर होगा, उसके बाद आपके नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। सबसे ऊपर वाला जो कलर होगा वो होगा बच्चों कौन सा, आपके लाल कलर होगा, और उसके नीचे ऑरेंज मतलब नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, जामुनी और बैंगनी। इस प्रकार से 7 रंग की ये पट्टी दिखेगी। आपने कभी इंद्रधनुष देखा हो, जब आकाश के अंदर बरसात के समय में इंद्रधनुष बनता है तो उसमें भी यही 7 रंग होते हैं। इसी प्रकार से वो भी एक श्वेत प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसी का वो स्पेक्ट्रम होता है, और उस पट्टी के अंदर यही 7 रंग दिखाई देते
होते हैं, जिसमें सबसे नीचे की तरफ बैंगनी और सबसे ऊपर की तरफ लाल रंग होता है। अब हम बात करते हैं बच्चों की ये स्पेक्ट्रम तो बन गया यहाँ, अब क्यों बन रहा है, किस प्रकार से बन रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो देखो बच्चों, श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग जो होते हैं उनकी माध्यम में अलग अलग वेग होता है और इनकी तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होती है। जब ये प्रिज्म में से गुजरते हैं तो इनका जो विचलन होता है, इस कोण से प्रिज्म से जो विचलन होता है वो सबका विचलन अलग अलग होता है, इनके वेग से हिसाब से इनका विचलन होता है। यदि हम यहाँ बात करें तो लाल रंग का जो प्रकाश है उसका यहाँ पे विचलन सबसे कम हो गया है, क्योंकि इसका वेग यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। लाल रंग के प्रकाश का वेग जो माध्यम है उसमें ज़्यादा है और बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसका वेग कम है, इसलिए सबसे ज़्यादा विचलन यहाँ पे बैंगनी रंग का हो रहा है, सबसे कम विचलन जो हो रहा है वो लाल रंग का हो रहा है। और यही कारण है कि इसका जो विचलन कोण जो होता है वो सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का जो होता है वो विचलन कोण सबसे अधिक होता है। तो अपन ये जो 2-3 बातें हैं उनको यहाँ नोट कर लेते हैं, फिर अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों, अपन देखते हैं यहाँ कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं अपन यहाँ से, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो यह 7 रंगों में बंटता है। जिस रंग के प्रकाश का वेग अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, जैसे लाल, और जिस रंग के प्रकाश का वेग, यहाँ लिखना विचलन, जिस प्रकार का वेग अधिक होता है उसका विचलन कम होता है, सही है। और जिस रंग के प्रकाश का वेग कम होता है उसका विचलन अधिक होता है, जैसे बैंगनी। ये 7 रंग नीचे से ऊपर की तरफ निम्न नीचे से ऊपर की तरफ बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल क्रम में होते हैं। देखो बच्चों, ये नीचे से ऊपर की तरफ इस क्रम में होते हैं। विचलन होने का कारण मैंने बताया कि जिसका वेग अधिक होगा उसका विचलन कम होगा और जिसका वेग कम होगा उसका विचलन अधिक हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो आपके लाल रंग का जो प्रकाश है उसका विचलन कम होगा क्योंकि उसका वेग अधिक है, और बैंगनी रंग का जो प्रकाश है उसका विचलन क्या होगा, विचलन उसका अधिक होगा क्योंकि इसका वेग कैसा होता है, कम होता है। इसका ये क्रम है वो ध्यान रखना, और आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण का नामांकित चित्र। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का नामांकित चित्र।
देखो बच्चों, यह आपके नामांकित चित्र है श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। इसे आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेके फिर अपन आगे देखते हैं। ये बच्चों आपके वर्ण विक्षेपण की घटना है, वो भी अपवर्तन से संबंधित ही है। इस प्रकार से अपन ने जो घटनाओं की बात की थी, अपवर्तन से संबंधित जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं की अपन यहाँ चर्चा कर ली है। अब अपन आगे देखते हैं, अगला टॉपिक जो अपना है वो है अपवर्तनांक। अब अपवर्तनांक क्या होता है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं, फिर उसके बारे में आगे डिटेल से समझेंगे। पहले है बच्चों अपने अपवर्तनांक। देखो बच्चों, अपवर्तनांक जो है वो प्रकाश का जो वेग होता है, प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। तो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के जो वेग का अनुपात होता है, उस अनुपात को अपन अपवर्तनांक के रूप में जानते हैं। अर्थात प्रकाश का भिन्न भिन्न माध्यमों में वेग का जो अनुपात होता है, उस वेग के अनुपात को ही अपन अपवर्तनांक कहते हैं। देखो बच्चों, अपवर्तनांक एक अनुपात है और ये अनुपात है प्रकाश के वेगों का। और आपको पता है कि जो जो अनुपात होता है, उस अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से अपवर्तनांक का कोई मात्रक यहाँ पे नहीं होगा। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन नोट कर देते हैं। अपवर्तनांक की डेफिनेशन होगी बच्चों, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के वेग का अनुपात ही अपवर्तनांक कहलाता है। देखो बच्चों, भिन्न भिन्न जो माध्यम होता है, उन भिन्न भिन्न माध्यमों के अंदर प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग होता है। और इसी विभिन्न प्रकार के जो माध्यमों के अंदर जो प्रकाश का वेग होता है, उस वेग का जो अनुपात होता है, उसे ही अपन प्रकाश का क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक बोलते हैं। आगे अपन नोट करते हैं इसका, अर्थात अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखने की बात है बच्चों, अनुपात जो होता है वही आपके अपवर्तनांक है। अर्थात वेग का अनुपात अपवर्तनांक है और अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पे आपके कोई मात्रक नहीं होगा। आगे अपन देखते हैं कि आपके जो अपवर्तनांक है, देखो बच्चों, जो अपवर्तनांक हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अपन दोनों प्रकार के अपवर्तनांकों के बारे में यहाँ जानकारी लेंगे। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा है निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक की पहले अपन बात करते हैं, फिर देखेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। देखो बच्चों, सापेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, इसमें क्या होता है, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है। जैसा कि जनरली अपवर्तनांक में होता है कि दो विभिन्न माध्यमों, एक माध्यम का प्रकाश के वेग का एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या कहलाएगा, आपके सापेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात इसमें एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जा सकता है। ये माध्यम कोई से भी हो सकते हैं। जैसे अपवर्तन के दौरान अपन देखे थे, जब भी प्रकाश किरण जो हो रही थी वो हवा से पानी में जा रही थी, या हवा से कांच में, या पानी से कांच में, या तेल से
कांच में किसी भी प्रकार के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब भी जाती है तो ये दो माध्यम हो गए, दोनों माध्यमों में जो प्रकाश का वेग है उस वेग का जो अनुपात होगा एक का दूसरे के सापेक्ष, उसे बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें माध्यम फिक्स नहीं होते हैं, माध्यम होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, कोई से भी माध्यम हो सकता है और किसी के भी सापेक्ष निकाल सकते हैं। तो अपन यहाँ नोट कर लेते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक में, इसमें एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। इसमें दोनों माध्यम कोई भी हो सकते हैं, अर्थात यहाँ किसी एक माध्यम को होना आवश्यक नहीं है, कोई सा भी दो माध्यम हो सकते हैं, एक का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, उसे ही अपन क्या बोलते हैं, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं। दूसरे प्रकार के अपवर्तनांक की बात करें तो दूसरे प्रकार का अपवर्तनांक है आपके निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो बच्चों, यहाँ पे भी एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक माध्यम हमेशा फिक्स रहता है और वो माध्यम होता है निर्वात, अर्थात एक माध्यम फिक्स रहेगा, उस एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, इसीलिए इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। ऊपर वाले में क्या है, दो माध्यम दोनों अलग अलग हैं, निरपेक्ष में एक माध्यम स्थिर होता है, उसके सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि इसमें निर्वात के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, अर्थात इसमें एक माध्यम कैसा रहता है, स्थिर रहता है। इसमें एक माध्यम अर्थात कौन सा, निर्वात, हमेशा स्थिर रहता है, अर्थात इसी के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है। एक माध्यम स्थिर रहता है, वो होता है निर्वात, अर्थात निर्वात के सापेक्ष क्या ज्ञात किया जाता है, आपके अपवर्तनांक ज्ञात किया जाता है, इसीलिए इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अपवर्तनांक प्रकाश के वेग का अनुपात है दो माध्यमों में, सापेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा, दो अलग अलग माध्यमों के मध्य अपवर्तनांक निकालेंगे, अर्थात दो अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का जो वेग होगा उसका जो अनुपात होगा उसको अपन बोलेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होगा कि प्रकाश का वेग निर्वात में और प्रकाश का अन्य किसी में वेग होगा, उसके सापेक्ष जो अनुपात निकालेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अनुपात। अब देखो बच्चों, अपवर्तनांक निकालने का एक फॉर्मूला है, उसको अब मैं यहाँ लिखता हूँ, फिर अपन आगे चर्चा करते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है, इस लाइन को अच्छे से समझना है कि कोई माध्यम है अपने पास, दो माध्यम है, एक है माध्यम 1 और एक है माध्यम 2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक
निम्न प्रकार निकाला जाएगा। अर्थात इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये नीचे मैं लिख रहा हूँ उस प्रकार होगा। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष। अपवर्तनांक को बच्चों अपन म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों म्यू मैंने लिखा 2, अर्थात माध्यम 2 का, फिर लिखा है 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। मैंने जो पहले लिखा है 2, अर्थात माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं अपन। म्यू 2 1, अर्थात माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक अपने को निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होगा V1/V2। ये फॉर्मूला अच्छे से समझ लेना बच्चों, यहीं पे दिक्कत होती है इसमें कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के साथ जब अपने को क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको माध्यम 1 का जो वेग है, प्रकाश का वेग जो माध्यम 1 में है उसको ऊपर लिखना है और V2 जो है उसको नीचे लिखना है। V1 V2 क्या है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, जहाँ V1 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश का वेग और V2 है माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। इसको अच्छे से समझना बच्चों। माध्यम 1 में प्रकाश का वेग V1 है और V2 क्या है, माध्यम 2 में प्रकाश का वेग है। उसके बाद है μ21, इसका मतलब हो गया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान रखना, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, तो 2 पहले फिर 1। इसमें फॉर्मूले में भी ध्यान रखना, V1 ऊपर V2 नीचे। अब इस हिसाब से अपवर्तनांक निकल जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो बच्चों, आप एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो एक आयत है, उस आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यह है। मैं लिख रहा हूँ आयत की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 4:3 है। तो बच्चों क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ क्या कि आयत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात भी 4:3 है? ऐसा नहीं होगा ना। ये जब अगर मैं यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ले रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ 4:3। यदि मैं यहाँ पे बोल दूँ कि आयत की चौड़ाई, मैंने आपके बार ध्यान रखना, चौड़ाई व लंबाई का अनुपात, आप ये 9th में या फिर 8th क्लास में अनुपात वाली क्वेश्चन पढ़ के आए होंगे, तो आयत की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात ये नहीं होगा, 4:3 नहीं बोलेंगे अपन उसको। अगर मैंने यहाँ लंबाई की जगह चौड़ाई ले दी, चौड़ाई की जगह लंबाई ले ली, तो मैंने इस अनुपात को भी चेंज कर दिया है और ये मैंने क्या लिख दिया है, 3:1 लिख दिया है। इसी प्रकार होता है ना अनुपात में कि लंबाई का चौड़ाई के सापेक्ष अनुपात 4:3 है। यदि मैं चौड़ाई का लंबाई के सापेक्ष अनुपात ले रहा हूँ तो मैंने यहाँ चेंज कर दिया, 3:4 कर दिया है। अनुपात वाले क्वेश्चनों में ऐसा ही होता है, तो आपके अपवर्तनांक में भी ठीक ऐसा ही होता है। जैसे मैंने यहाँ लिखाया माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, उस स्थिति में आपके μ21 बराबर V1/V2 होगा। अगर मैं यहाँ ये कर दूँ माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जैसे मैंने यहाँ चेंज किया है वैसे ही इस क्वेश्चन का जो ये फॉर्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा। यही समझाने के लिए मैंने आपको ये बताया है। तो आपको ध्यान रखना, हमेशा क्वेश्चन में यदि ऐसा है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक तो इस प्रकार होगा, और यदि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष हो जाए तो फिर ये V2/V1 हो जाएगा। मैं दोनों ही स्थितियों में भी सूत्र लिख के बता देता हूँ। अब इसको मैं साफ कर देता हूँ, इसको आप समझ गए होंगे अच्छे से। ये है बच्चों कब, जब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा तो अपन इस प्रकार लिखेंगे। और यदि मैं इसे ही थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं कि माध्यम, देखो यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, माध्यम
ए का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ऊपर वाली लाइन ही है, मैंने थोड़ी सी चेंज कर दी है, माध्यम 2 का माध्यम माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अब देखो बच्चों, फॉर्मूला जो इसका होगा वो इस प्रकार होगा, μ12 बराबर V2 बटे हुए V1। फॉर्मूला चेंज हो गया है, उस फॉर्मूले में इस फॉर्मूले में आप कंपैरिजन कीजिए। ये देखिए μ21 अर्थात 2 का 1 के सापेक्ष जब अपवर्तनांक होगा तो ऐसे आएगा V1 बटे हुए V2, और जब माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष होगा तो μ V1 बराबर V2 अपॉन V1, जहाँ पे V2 और V1 वही चीज़ है। और ये जो मैंने लिखाया, जहाँ μ12 बराबर क्या होगा, माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये हो गया आपका μ12। तो इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे, फॉर्मूले को अच्छे से समझना अनुपात के हिसाब से हैं। अगर क्वेश्चन में माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष पूछे तो इस प्रकार से करना है, 1 का 2 के सापेक्ष पूछे तो इस प्रकार से करना है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों, मैं इसको साफ कर देता हूँ, नीचे वाला फिर भी रख लेता हूँ, ऊपर से साफ करता हूँ मैं थोड़ा, फिर अपन इसको एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन है बच्चों, एक क्वेश्चन है, कांच में प्रकाश का वेग 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कांच में प्रकाश का वेग 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, जबकि निर्वात में, या इसको कर लेते हैं अपन हवा में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यहाँ क्वेश्चन है, कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, इसको कैसे करना, आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले वो लिखना अपने को दिया गया है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कांच में प्रकाश का वेग, मैं लिख सकता हूँ म्यू, और यहाँ लिख देता हूँ कांच, v है और वेग है कांच में कितना है 8 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर है हवा, मतलब v किसका है, हवा का, और क्या है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ज्ञात क्या करना है, यहाँ ध्यान रखना बच्चों, म्यू कांच का हवा के सापेक्ष, अर्थात कांच पहले और फिर है हवा, म्यू ज्ञात करना है कांच हवा का। अब बच्चों इस आधार पे ये फॉर्मूला बनाना है आपको, ये आपके फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे अपन, म्यू कांच फिर है हवा। अब देखो बच्चों, इस फॉर्मूले में देखो, अपन ने जब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष निकाला तो 2 का 1 के सापेक्ष निकाला, तो पहले अपन ने लिया है इसका वेग, मतलब पहले माध्यम का वेग लिया है, तो अपन वहाँ ऊपर लिखेंगे v हवा, अर्थात वेग किसका लेंगे, हवा का, और यहाँ v किसका लेंगे, नीचे देखो 2 है, पहले 2 है, इसलिए यहाँ पे अपन ने वेग लिया है किसका, 2 नंबर वाले का, तो यहाँ पे क्या है, कांच है, तो यहाँ अपन लिखेंगे कांच। ये फॉर्मूला अपना बन गया है इससे, इसीलिए मैंने इसको रखा था। अब अपन देखते हैं कि ये जो वैल्यू है इसको पुट ऑन कर देते हैं, म्यू कांच हवा बराबर, हवा में प्रकाश का वेग कितना है 3 × 10⁸
और इसमें कितना है 8 × 10⁸ इसको हल करो, ये इससे ये कट गया और म्यू आ गया है आपके कांच हवा बराबर 3/8। अब देखो बच्चों म्यू कांच हवा बराबर क्या आएगा, 3 में जब 8 का आप क्या दोगे भाग दोगे तो कितना आएगा 0. कितना आएगा 0.3 और फिर कितना बच गया 6, फिर आएगा 6। ये आ जाएगा आपके आंसर। और इसका क्या होगा आपके अनुपात कुछ लगेगा नहीं, सॉरी मात्रा कुछ लगेगा नहीं, और इसका आंसर आ गया कांच का म्यू कांच हवा 0.36। इस प्रकार से आपके बुक में और क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको कोशिश कीजिएगा हल करने की। और आज की जो क्लास है अपनी यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।